धन्यवाद सभापति महोदय। आज ओलंपिक खेलों का छठा दिन है। जैसा आप जानते हैं, पूरे देश के लोग अपने टीवी के आगे आंखें गटाए हुए भारत के प्रदर्शन की तरफ देख रहे हैं। 3 मेडल अभी तक हमारे आए हैं और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि 3 मेडल में से 2 मेडल हरियाणा के हमारे बच्चे लेके आए हैं। और ये केवल इसी ओलंपिक में नहीं, हमें गर्व है इस बात का कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने हमेशा भारत माता की झोली को मेडल से भरने का काम किया है। 21वीं सदी में अभी तक ओलंपिक खेलों में 20 इंडिविजुअल मेडल आए हैं, जिसमें से 12 हरियाणा के खिलाड़ियों ने अर्जित किए हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा। ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में 40 से 50% तक मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आ रहे हैं। और प्रतिभागियों की अगर हम संख्या देखें, यानी कंटिंजेंट का हिस्सा, तो लगभग 1/4 हरियाणा के खिलाड़ी भारत के किसी भी कंटिंजेंट, चाहे इस वर्ष के ओलंपिक के खेलों की बात रही हो। लेकिन हमें उम्मीद थी कि प्रोत्साहन मिलेगा और पुरस्कार मिलेगा, लेकिन खेलो इंडिया का जो ब्यौरा दिया गया इस सदन में परसों मंत्री जी द्वारा, उसमें ये पाया गया कि 2200 करोड़ कुल व्यय में हरियाणा के बातें केवल 65 करोड़ रुपए, यानी कि 3% से कम की राशि हरियाणा को दी गई, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी अनुपात में ये न्याय संगत नहीं है। दूसरी ओर गुजरात जैसे प्रदेश, वहाँ पर 500 करोड़ से ज़्यादा, मैं समाप्त करते हुए 500 करोड़ से ज़्यादा, 20% गुजरात को दिया गया खेलो इंडिया का आज तक का पूरा भारत का बजट, और 20% उत्तर प्रदेश को। हमें कोई द्वेष नहीं है गुजरात से या उत्तर प्रदेश से, वहाँ भी मिले, लेकिन हरियाणा से क्या नाराजगी है इस सरकार की, ये समझ से बाहर की बात है। अगर गुजरात में, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो हाल फिलहाल तो हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, चाहे आने वाले दिनों में जाने वाली हो। मेरा यही सरकार से ये आग्रह है कि हरियाणा के साथ न्याय हो, न्याय संगत तरीके से हरियाणा खिलाड़ी जब मेडल अर्जित करते हैं तो देश का झंडा ऊंचा जाता है, तिरंगा झंडा ऊंचा जाता है। तो हरियाणा जब इतना भारत माता की झोली में भर रहा है, तो हरियाणा के साथ भी न्याय मिले और हमें बजट मिले। बजट की तरह खेल बजट में भी हरियाणा को आप भूल गए। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में माता शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ, वो सिद्धपीठ जहाँ लाखों लोगों की ये मान्यता है कि देवी माँ के दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और कहा जाता है जब दुर्गमासुर नाम के राक्षस के आतंक से तीनों लोग तराई तराई करने लगे, तब देवताओं के आह्वान पर माँ शाकुंभरी देवी प्रकट हुई। और माँ शाकुंभरी देवी जहाँ पर सिद्धपीठ है मान्यवर, वो क्षेत्र औलियाओं की धरती, औलियाओं की धरती, सूफी संतों की धरती, उस धरती पर मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चयनित कर करके दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे, जिससे उसका रास्ता जाता है मान्यवर, चूंकि सड़कें नहीं है, दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे 10 साल से अधूरा पड़ा है, उसको पूर्ण करा करके मां शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ के लिए और हजरत रायपुरी की दरगाह के लिए साथियों रास्ता सब अगर बनाने का काम केंद्र सरकार इस पूरे कॉरिडोर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता देकर यहाँ से फंड भेजने का काम करे। और देवला से, जो हमारे यहाँ का देवला गांव पड़ता है, वहाँ से माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय तक रोड बना करके उस पूरे सर्किल को मान्यवर माँ शाकुंभरी के नाम के ऊपर, जहाँ यूनिवर्सिटी भी आपने बनाई, उस यूनिवर्सिटी को कनेक्टिविटी मिले और माँ शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ तक 24 घंटे लाइट की व्यवस्था हो, माँ शाकुंभरी सिद्धपीठ तक हाईवे से रास्ता चला जाए। मैं मान्यवर आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये धरती देवी देवताओं की, औलियाओं की, सूफियों की, संतों की धरती है। इस धरती पर जहां मां शाकुंभरी निवास कर रही हैं, वहां उनके दूसरी तरफ हजरत रायपुरी की खानका है। इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चयनित कर करके इसका समग्र विकास कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज पहली बार बोलने का मौका दिया है सदन में। मैं इस सदन का ध्यान आपके माध्यम से मेंथा किसानों की पीड़ा पे ले जाना चाहता हूं।
मेंथा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश के भारत का जो एक्सपोर्ट है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई मेंथा एक्सपोर्ट करता है तो हमारा भारत देश एक्सपोर्ट करता है। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसी धरती से आता हूँ, देवा महादेवा की पावन धरती बाराबंकी से आता हूँ, जिसमें 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट का जो हिस्सा है वो बाराबंकी से जाता है। लेकिन मेंथा किसानों की जो समस्या है उसको सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया है आज तक। 7-8 साल पहले तक 1500 से 2000 रुपये प्रति लीटर मेंथा बिकता था। आज उसका दाम 900 के ऊपर, 950 के ऊपर नहीं जाता है। जो लागत है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी जो कमाई है वो घटती जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि विदेश से जो इंपोर्ट करके हमारा सिंथेटिक मेंथा आता है, सिंथेटिक मेंथा आता है वो 900 रुपये का आता है, तो हमारा किसान उससे मुकाबला नहीं कर पाता है। और जो सिंथेटिक मेंथा है और जो नेचुरल मेंथा है हमारा पैदा होता है वो, बस एक मिनट और मैम, वो जो दोनों का HSN कोड बराबर है, एक ही समान रखा गया है HSN कोड, इस वजह से दोनों के बीच में अंतर नहीं होता है। तो अगर कोई खाद्य पदार्थ, टूथपेस्ट, चॉकलेट, टॉफी कुछ भी हो गया, उसमें मेंथा अगर पड़ रहा है तो उसमें वो कहेंगे नेचुरल और डालेंगे सिंथेटिक। तो मेरी आपसे मांग ये है कि आपके माध्यम से सदन से ये मांग है कि इसमें दोनों का HSN कोड अलग किया जाए, ताकि जो सिंथेटिक मेंथा है उसको, उसके ऊपर जो GST लग रहा है वो लगता रहे, और हमारे किसान का जो नेचुरल मेंथा पैदा हो रहा है उस पर 12% GST और जो 1.5% मंडी टैक्स है उसको हटा दिया जाए, ताकि मेंथा किसानों की समस्या का समाधान हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का मौका दिया। प्रयागराज में, जनपद प्रयागराज में वर्षा की पर्याप्त वर्षा न होने के कारण पूरा जनपद सूखे की चपेट में है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सूखे के कारण प्रयागराज में आज नहरों की ये हालत है कि टेल तक कहीं पानी नहीं जा रहा है। बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, जिसकी वजह से दिक्कत ये हो रही है कि लोग अपने प्राइवेट ट्यूबवेल से भी सिंचाई नहीं खेतों की कर पा रहे हैं, और लाइन जो है धान की फसल की बुआई भी लोगों की नहीं हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि जनपद प्रयागराज को सूखा जिला घोषित किया जाए, किसानों को सूखाग्रस्त जिला घोषित किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ दिलाया जाए, किसानों को राहत दी जाए। और जो बिजली की समस्या है, जो पानी की समस्या है, जो नहरों के पानी की समस्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी की व्यवस्था की जाए। नहीं तो मैं खाद्यान्न का संकट, माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं कहना चाहूँगा कि पूरे जनपद में खाद्यान्न का संकट पैदा हो जाएगा। आज किसान जिस परेशानी के साथ जूझ रहा है, इस परेशानी को सरकार को समझना चाहिए, इसका निदान करना चाहिए, और निदान करके व्यवस्था करनी चाहिए जिससे किसान जो अपनी जीविका को चलाता है बेहतर तरीके से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। सभापति महोदय, 1971 के इंडो पाक वॉर का हीरो, पूरे पूर्वोत्तर भारत में एकमात्र देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र के विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी के नाम पे मेरे संसदीय क्षेत्र गुमला में एक सैनिक स्कूल खोलने की मांग करता हूं, जो कि उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आदिवासी बहुल ये क्षेत्र, सभापति महोदय, पुलवामा की बात हो, कारगिल की बात हो, वहां के काफी सैनिक शहीद हुए हैं, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का जी के नाम पे एक सैनिक स्कूल गुमला जिले में खोली जाए, ताकि उनके प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद सभापति महोदया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपको दोबारा धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने दोबारा मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। मैं आपका ध्यान एक विशेष समस्या की ओर आकर्षित करना चाहूँगी। राजस्थान के जाटों को
राजस्थान के सभी जिलों में आरक्षण प्राप्त है और केंद्र में सरकार में भी ओबीसी आरक्षण मिलता है, लेकिन बदकिस्मती से मेरे संसदीय क्षेत्र भरतपुर धौलपुर के जाट भाइयों को सरकार में ओबीसी के तहत आरक्षण नहीं मिला है। ये भरतपुर धौलपुर के जाटों के प्रति भेदभाव है। महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूँ कि भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र सरकार में अपनी ओबीसी सूची में शामिल करके आरक्षण देने की कृपया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैनू टाइम देने ਲਈ। मैं इस पवित्र सदन ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि श्री फतेहगढ़ साहब की पवित्र धरती ने दूसरी बार मैनू इस सदन च भेजा। वो ये सदन है जिस जगह साढ़े 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के दोवें छोटे साहबजादियां नू औरंगजेब के राज विच जिंदा नीहां च चिणता सी, ये वो जगह है। मैं पिछले टेन्योर च भी रिक्वेस्ट किया है, अज फिर केंद्र सरकार नू रिक्वेस्ट करना कि श्री फतेहगढ़ साहब नू इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट च लिया जाए तां जो सारी दुनिया की सिख संगत उत्थे आके सिखजा हो सके, दर्शन कर सके। दूसरी गल मैं कहना चाहना, उत्थे मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिया जाए। तीसरा जिहड़ी मैं गल कहनी चाहना कि पंजाब दे किसान जिन्हें जिहड़े बार बार मंग करते हैं कि साडी सारियां फसलों ते MSP का कानून बनाओ, मैं केंद्र सरकार नू बेनती करना चाहना कि एक कानून बना के MSP जावे। इन्नियां ही मैं बेनतियां करके बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। श्रीमती शांभवी மைக் ओके। மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்களுக்கு நன்றி. இன்று காலை இலங்கை கடற்படையினரால் தமிழ்நாட்டு மீனவர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை இந்த அவையில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் கவனத்திற்கும் கொண்டு வர விரும்புகிறேன். இன்று காலை இலங்கை கடற்படை 4 தமிழ்நாட்டு மீனவர்களை கைது செய்யும் பொழுது, அநீதியாக கைது செய்யும் பொழுது, அதில் மீனவர்கள் கடலில் விழுந்து ஒருவர் இறந்து விட்டார், ஒருவரை காணவில்லை. 2 வரை இலங்கை கடற்படை கைது செய்திருக்கிறது. 10 விசைப்படகுகளையும் அவர்கள் கைப்பற்றி இருக்கிறார்கள். அந்த மீனவ சகோதரிகளின் துயரம் நெஞ்சை பிளப்பதாக இருக்கிறது. இது முதல் முறையாக இது தமிழ்நாட்டில் இலங்கை கடற்படை அத்துமீறி அநீதியாக தமிழ்நாட்டு மீனவர்களை கைது செய்வது இது முதல் முறையாக நடக்கவில்லை. இந்த கடந்த 8 மாதத்தில் மட்டும் 250 தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினால் அநீதியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பல நேரங்களில் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் மரணம் அடைவதும் நடந்திருக்கிறது. அவர்கள் ஒரே வாழ்வாதாரமான விசைப்படகுகளும் இலங்கை கடற்படையினரால் உடைக்கப்படுகின்றன. இன்றும் 100க்கும் மேற்பட்ட தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் இலங்கை சிறையில் வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய குடும்பங்கள் நிர்கதியாக நின்று கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டு மீனவர்களின் கண்ணீரையும் துயரத்தையும் வழக்கம் போல ஒன்றிய பாஜக அரசு கண்டும் காணாமல் உள்ளது. இது பாஜக அரசின் பலவீனத்தையும் தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள் மீதான அலட்சியத்தையுமே காட்டுகிறது. இந்தியா இலங்கைக்கு இடையே கூட்டு நடவடிக்கை குழு இதுவரை 5 முறை மட்டுமே கூடியிருக்கிறது. கடைசியாக கூடியிருக்கிறது 2022. பிறகு எப்படி நாம் நியாயத்தை பெற முடியும்? ஒன்றிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக தலையிட்டு இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்களை விடுவிப்பதோடு அவர்களுடைய படகுகளையும் விடுவிக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் மரணமடைந்த மீனவர்களுக்கு நியாயம் வழங்குவதோடு அவர்கள் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். அநீதியில் ஈடுபட்டு இலங்கை கடற்படையினர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுத்து அவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, Chairman Madam, for giving me this opportunity. I would like to raise the issue about Kotia group of villages. Kotia is an integral part of Odisha, and it came under the control of Odisha. It was previously under the Jaipur estate and later integrated into Odisha province on April 1st, 1936, based on linguistic demarcations. To create separate province based on linguistic lines, the government of India issued the Constitution Odisha Order 1936, which was published in the Gazette of India on 19 March 1936. Sir, 1955, Andhra Pradesh was created, and since then they've been creating dispute where Andhra tried to wrongfully claim Kotia Panchayat as part of their territory. In 1968, the Odisha government approached the Supreme Court, and after multiple trials, in 2006, the apex body determined that it lacks the jurisdiction of the interstate boundary, and it further declared that such matters can only be resolved by the Parliament and imposed a permanent injunction of the disputed area.
Now, ma'am, I would request through you that Kotia, since it's being part of Odisha since 1936, I would request the government to instruct Andhra Pradesh not to intervene in internal matters of Odisha, and Kotia remains with the Odisha. That is our demand, and this has to be done immediately, madam. Thank you so much. धन्यवाद. Thank you, Chairperson, for giving an opportunity to talk on some important and urgent public importance matter. என்னுடைய கடலூர் தொகுதியிலே நெய்வேலி லிக்னைட் கார்ப்பரேஷன் என்ற ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. It is coming under Navaratna. It is yielding a profit of around 2,000 crores per annum. 2,000 கோடி லாபம் ஈட்டுகின்ற இந்த நிறுவனத்திலே ஏறத்தாழ 25,000 ஊழியர்கள் வேலை செய்தனர். ஆனால் இன்றோ வெறும் 10,000 ஊழியர்கள் தான் வேலை செய்கின்றார்கள். From 25,000 laborers, it has come down to 10,000 laborers. இதிலும் கூட கம்பெனி ஊழியர்களாகவும் ஒப்பந்த ஊழியர்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் காலப்போக்கிலே ஒப்பந்த ஊழியர்கள் கம்பெனி ஊழியர்களாக மாற்றுகின்ற தருவாயிலே இந்த ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு உடல் பரிசோதனை சான்றிதழ் கேட்கப்படுகிறது. They need a medical examination certificate in order to become a company laborers from contract laborers. ஆனால் 30 ஆண்டுகள் அவர்கள் இந்த கம்பெனியிலே வேலை செய்ததன் காரணமாகத்தான் அவர்கள் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. It has taken a toll to work in this NLC for 30 years. So under these circumstances, why this medical certificate is required when they have already invested 30 years of services? एक मिनट में अपनी बात को पूरी करिए. I have not completed 1 minute, madam. It is not even 30 seconds. सभी सदस्यों को अपनी अपनी Yes, बात ma'am. रखनी है. Yesterday, कंप्लीट करिए. Yesterday, yeah. At these circumstances, insisting on a medical certificate is not required. Moreover, it is only for another 2-3 years they are going to be a company laborer. அதனால் இந்த மெடிக்கல் சான்றிதழை வாங்குவதை நீங்கள் இந்த அரசாங்கம் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். மேலும் புதிதாக எந்த விதமான ஊழியர்களையும் எடுத்துக்கொள்ளாத இந்த நிறுவனம், when new laborers are not employees are not employed, then why the retired people, almost 50 to 100 people are given an opportunity again in the name of advisors? When there is no new recruitment, why they are again giving an opportunity? Instead of that, any new people can be given an opportunity so that new people also will get employment and also they will get salary and their livelihood will be taken care. So kindly, I urge upon this union government to consider all these points and give a fair reply. Thank you very much.